Okay, then hello dear students. Today we have moved in a new lecture और आज हम लोग एक और नए लेक्चर में मूव कर चुके हैं और इस लेक्चर में मैं फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। मुझे यकीन है आप सब लोग जहां भी होंगे सही सलामत होंगे और वहीं से मुझे देख रहे होंगे। ओके देन, सबसे पहले मैं टॉपिक की बातें करता हूं कि आज इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाला हूं। तो इन दिस लेक्चर वी विल कवर सम न्यू टॉपिक एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्लियर है? मैंने पिछला लेक्चर में ये तो बता दिया था कि क्रॉप्स क्या होता है और क्रॉप्स के कितने टाइप्स है, यानी कि कितने प्रकार है। तो मैंने आपसे क्या बोला था ना कि दो प्रकार है जी। द फर्स्ट वन इज द खरीफ क्रॉप एंड द सेकंड वन इज द रबी क्रॉप। बट यानी कि लेकिन अब समय आ गया कि ये दो क्रॉप जो है इसको होता क्या है, यानी कि खरीफ क्रॉप का डिफिनेशन क्या होगा और इतना ही नहीं बल्कि रबी क्रॉप्स का क्या डिफिनेशन होगा। कोई पूछेगा कि व्हाट इज खरीफ क्रॉप और फिर से कोई पूछता है कि व्हाट इज रबी क्रॉप्स, तो क्या बोलेंगे। तो इन दोनों तरह के क्रॉप्स का डिफिनेशंस की मैं बातें करूंगा और होता क्या है वही बताऊंगा और इसके साथ साथ एग्जांपल्स को भी देखेंगे और भी बहुत कुछ टॉपिक्स है जो इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। समझ गए? चलिए, अच्छी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो मैंने लिखा कि फ्लोविंग आर द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। कितने प्रकार के क्रॉप है भाई? तो दो प्रकार के क्रॉप होते हैं। पहला का क्या नाम है जी? तो पहला का नाम है खरीफ क्रॉप। दूसरा का क्या नाम है भाई? तो रबी क्रॉप्स। समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं ना। खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप दो ही तरह के तो क्रॉप ही होते हैं और तीसरा कुछ भी नहीं है। समझ गए? बट अब प्रश्न ये उठता है, नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेस इज दैट सर व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स और गिव एग्जांपल्स। तो मैंने लिखा है इसी खरीफ क्रॉप को एक्सप्लेन करते हुए कि द क्रॉप्स विच आर ग्रोन। ग्रोन का मतलब क्या हुआ? लगाना, या फिर सोन का भी क्या अर्थ हुआ? वही हुआ। तो इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे लिख रखा है, ग्रोन कहिए चाहे सोन कहिए एक ही बात है। समझ गया ना? चलिए पूरा अंडरलाइन कर दूं मैं। लिखा हूं कि द क्रॉप्स विच आर ग्रोन या फिर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। समझ गया खरीफ क्रॉप क्या होता है? तो वैसे इस पॉइंट पे गौर कीजिए, यहाँ ही खास है कि ऐसा कोई भी संसार का इस दुनिया का क्रॉप्स जो सिर्फ और सिर्फ बरसात के दिनों में लगाया जाता है, यानी कि रेनी सीजन में लगाया जाता है। समझ गया ना? तो ऐसे क्रॉप्स को क्या कहते हैं जी? तो खरीफ क्रॉप्स का नाम देते हैं। समझ गए? चलिए, अच्छी बात है। कोई पूछेगा बता दोगे ना? सिंपल सी तो बात है कि जो क्रॉप बरसातों के दिनों में लगता है उसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। समझ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब प्रश्न उठता है कि इसका एग्जाम्पल्स भी बताइए, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ पे बहुत सारे लिख दिया, ठीक है। ये नहीं लिखा जी, ये तो क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप का वो लिखो। एग्जाम्पल्स यहाँ है, देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल्स पैडी हो जाएगा, मेज हो जाएगा, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या है भाई? तो आपका एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, कैसे पूछेगा? यही ना सोच रहे हो कि एग्जाम्पल से कैसे सिलेक्ट करेगा सर। तो देखिए कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि सोयाबीन इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो ऑप्शन ए में खरीफ, बी में रबी, सी में बोथ, डी में नन। तो कोची में मारोगे? खरीफ में मारोगे ऑब्वियसली। हाँ बोलो हाँ, बोल दो हाँ, क्या हो जाएगा? चलो ठीक है, बोल दिया, अच्छी बात है। ओके, डोंट लाफ, नाउ लिसन टू मी। चलिए, अगर नेक्स्ट बात है क्या बताना चाहूँ इसी खरीफ क्रॉप्स के बारे में, तो मैंने दिखा दिया आपको एकदम स्पष्ट शब्दों में कि भैया द सोविंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स स्टार्ट्स इन जून और जुलाई। कि खरीफ क्रॉप्स को लगाने का काम कब होता है या फिर कब बो सकते हैं खेतों में? तो हमने कहा कि आप लगा सकते हैं महाराज, लेकिन समय होगा जून और जुलाई महीने का होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो देखिए ये पॉइंट भी है, इसे भी कर लीजिएगा। समझ गया ना? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खरीफ क्रॉप कब लगा शुरू होगा? जून और जुलाई में। याद रहे, अभी आप 8 में हो, 8 क्लास में हो, इसीलिए इतने सारे कुछ चीजों का मैं जानकारी दे रहा हूँ। 9th में ये नहीं पढ़ना, ये सब 10th में भी नहीं जानना। फिर एक बार जब और हायर एजुकेशन लीजिएगा, जब एग्रीकल्चर कीजिएगा, तब जा करके होगा। समझ गया ना? तो इसीलिए बी केयरफुल। समझ गया या ये पॉइंट की? अब इसके बारे में मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख रखा हूँ कि द हार्वेस्टिंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स स्टार्ट्स इन सितंबर और अक्टूबर। यानी कि खरीफ क्रॉप को
कटाई कब होगा भैया? हमने जून और जुलाई में उसको लगा दिया तो वो धीरे धीरे बड़ा भी तो होगा। एक दिन बड़े बड़े हरे भरे पौधे में भी तो बनेंगे, फसल लहराएगा भी तो लहराएगा तो उसे काटेंगे भी तो सही। क्यों जी? काटेंगे ऑब्वियसली। तो कब काटेंगे? लगाएंगे कौन सा महीना में? तो जून जुलाई के महीना में लगा देना है और काट देना सितंबर और अक्टूबर में। तो इसको आई होप कि आप इस चीज को याद रखिएगा। याद रखोगे ना? भूलेगो तो नहीं ना? हाँ भूल जाएंगे सर, इसमें क्यों पूछ रहे हैं, ये तो सबको पता है। तो वही आप जैसे के लिए ही मैंने इतना सारा कुछ नोट्स को लिख रखा है मेहनत करके, समझ गया ना? तो इसे कॉपी पे आप लिख लीजिएगा, अभी यहाँ तक एक्सप्लेन करने दीजिए। नाउ स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी। तो ये पॉइंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप क्या कीजिए, आप लिख सकते हो। समझ गए होगे? अभी नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्या बताया। नेक्स्ट बताया हूं कि खरीफ क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड समर सीजन क्रॉप। ठीक है, यानी कि खरीफ क्रॉप्स का दूसरा नाम है जी क्या? तो समर सीजन क्रॉप। समर सीजन क्रॉप क्यों भाई? क्योंकि खरीफ क्रॉप जो है वो ज्यादातर गर्मियों के दिनों में ही लगाया जाता है, और फिर बरसात भी तो गर्मियों के दिनों में ही होती है। क्यों भूल गया? मेघ में कैसे भीगता था छत पे जाके। एनी हाउ, तो ये चीजें होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। खरीफ क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड समर सीजन क्रॉप्स। आई थिंक ये पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तुम्हारे स्कूल के एग्जामिनेशन में आया चाहे नहीं आया मुझे नहीं पता, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्या बताने का प्रयास किया हूं, नेक्स्ट लिखा रखा कि द टाइम पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप्स, इस पे भी गौर कीजिए कि द टाइम पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप्स और जून टू सितंबर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका कहने का अर्थ है कि खरीफ क्रॉप्स को हम जून से लेकर के सितंबर के बीच में उगाते हैं। इसका टाइमिंग है ये, जून से सितंबर तक। अरे भाई जैसे हमारा टाइमिंग है, निकलेंगे तो 1 सेकंड का रहेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो 100 साल तक जीते जीते। 100 साल भी बहुत बोल जाए तो 60 साल में ही कहानी खत्म हो जाएगा। एनी हाउ जो भी हो मुझे नहीं पता, बट इतना ही है कि ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन है वो 100 माना गया है कि नहीं? तो 100 साल तक जीऊंगा। उसी प्रकार से ये जो हमारा खरीफ क्रॉप है यानी कि समर सीजन क्रॉप है, जो गर्मियों के दिनों में लगता है, वो कब तक के लिए है जी? तो जून से लेकर के सितंबर। क्यों भाई? क्योंकि सितंबर में या फिर सितंबर के बाद से तो ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है। हमारे इंडिया की मैं बातें कर रहा हूँ सर। ठीक है, इंडिया में भी वो भी कौन सा स्टेट? तो दैट इज द बिहार स्टेट। समझ गए? और ये बहुत सारे जगह पे होता है इस तरीके का चीज। तो जून टू सितंबर में होता है। समझ गए ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, अच्छी बात है। अब देखिए, अब ये जो चीज है जो मैंने आपको बताया ये समाप्त होता है आपका। अब कुछ नेक्स्ट मैं बातें करता हूँ। तो देखो कोई कंफ्यूजन है खरीफ क्रॉप के बारे में, कुछ पूछना चाहते हैं, मैसेज कीजिए। हो सकता है मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। पर्सनली मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, और ऐसे ही करना है तो आप अभी मैसेज चैट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ताकि पता चले कि कितने लोग समझता है कितने लोग नहीं समझते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना मेरे होते हुए। ठीक है, चलिए इतना सारा चीजों के मैं साइड करता हूँ, और अब सीधे सीधे इस नेक्स्ट चीजों की मैं बातें करता हूँ। अब दूसरे प्रकार का यानी कि दूसरा टाइप है इसी क्रॉप्स के बारे में बातें करते हुए, और वो क्या है जी? रबी क्रॉप्स है। अब कोई आपसे पूछता है कि रबी क्रॉप्स क्या होता है, तो एक ही लाइन में बता दूं कि भैया जो ठंडी के मौसम में होता है यानी कि जो जाड़ा के दिनों में फसल लगाया जाता है उसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो सिंपल सी तो बात है, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है ना? वही चीज को मैं तो लिखा हूं। देखो, द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं कि यहां से नहीं आता, बल्कि यहां से भी आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे? अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है ना? तो ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले, आप जब कॉपी पलटे रिवाइज करने वक्त तो इजीली वो दिख जाए कि कौन सा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए? तो दो तरह के मैंने आपको क्रॉप्स बताया है। पहला क्रॉप्स का नाम है खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, और जो खरीफ क्रॉप होते हैं वो गर्मियों के दिनों में लगाते हैं। एग्जाम्पल ही बता दिया, बहुत सारा लिख रखा है, इतना सारा एग्जाम्पल्स। और रबी क्रॉप्स का क्या ही कहना, ठंडी के दिनों में होता है। ठीक है, दो ही कॉन्सेप्ट तो है। चलिए अच्छी बात है।
अब नेक्स्ट मूव करता हूं मैं। तो जो खरीफ क्रॉप को बता दिया और फिर रबी क्रॉप्स को मैं बता रहा था, तो मैं उसमें मैं आपको बता दूं कि रबी क्रॉप का जो एग्जांपल्स है वो इतना सारा कुछ जो है वो किसका एग्जांपल है, रबी क्रॉप्स का ही तो एग्जांपल है। तो आप इसे ध्यान दिया करो, समझ गया ना। चलिए ठीक है। अब देखो क्या क्या एग्जांपल्स में लिखा हूं, व्हीट, ग्राम यानी कि चना, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड एटसेट्रा। तो इतना सारा कुछ जो है वो एग्जांपल्स हो जाएगा इसी रबी क्रॉप्स का, समझ रहे हो ना। चलिए अच्छी बात है। अब देखो इसी रबी क्रॉप्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताते हुए मैंने लिखा कि द टाइम पीरियड ऑफ रबी क्रॉप्स आर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। यानी कि भैया जो हमारा रबी क्रॉप्स है वो कब से कब तक होता है जी, तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक होता है। ये इसका टाइम पीरियड है, यानी कि कब तक वो दिखेगा और कब तक क्या हो रहा है। नाउ लिसन टू मी। तो कब तक वो दिखता है और कब तक वो रहेगा, फसल लहराएगा क्रॉप में, उसका टाइमिंग क्या है। तो मैंने लिखा है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक लगे, समझ गए, इसमें कोई शक नहीं ना है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताने का प्रयास किया इसी रबी क्रॉप्स के बारे में, वो मैंने लिखा है कि द रबी क्रॉप्स आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर और नवंबर। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा। अब कोई लड़का सोच रहा हो कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछा, तो मैं आपसे बता दूं, पूछेगा कि जो रबी क्रॉप्स है वो कब सोन किया जाता है, कब रोपा जाता है, कब उसकी खेती होती है, उसकी शुरुआत कब होती है। तो मैंने लिखा है ये अक्टूबर में और नवंबर में होता है। ठीक है, आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो पूछेगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो बता दोगे ना, आई थिंक ये आप बता सकते हो। चलिए ब्रेव बॉय। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि इट इज हार्वेस्टेड इन द मार्च और अप्रैल। अब देखो स्टूडेंट, क्या हुआ कि आपने उस फसल को लगा दिया, कब लगाया, तो सितंबर, आई मीन टू से दैट कि अक्टूबर और नवंबर में लगा है। ठीक है, तो उसको काटना भी तो होगा। हाँ सर बिल्कुल। तो उसको कब काटेंगे, तो मार्च और अप्रैल में काट देंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब देखो ये मैंने आपको पढ़ाया इसी खरीफ क्रॉप्स के बारे में और रबी क्रॉप्स के बारे में। अब मैं चाहता हूं कि इस खरीफ क्रॉप को और रबी क्रॉप्स को आपको एक ट्रिक के साथ समझाया जाए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। सो आर यू रेडी टू लर्न इस दिस खरीफ क्रॉप एज वेल एज रबी क्रॉप विथ ए ट्रिक? ओके, चलिए देखिए इसी खरीफ, नाउ स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी। इसी खरीफ क्रॉप्स को मैं समझा रहा हूँ। देखो खरीफ क्रॉप है, खा है माने कि खराब है, तो खराब चीज है भाई। अब गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन में पसीना चलता है, मतलब कि माहौल खराब हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खरीफ क्रॉप है, गर्मी लगता है, खराब है, गर्मी लगेगा। क्यों भाई, क्योंकि खराब चीज होगा तो खराब चीज से गुस्सा आता है, गुस्सा जब भी आता है तो गर्मी लगने ही लगता है, पसीना वगैरह सब आने ही लगता है। तो खराब है, समझ गए, तो यानी कि खराब है, गर्मी के दिनों में ही लगेगा। समझ गया ना, इस चीज को गौर कीजिए। ठीक है, और एग्जाम्पल्स को जो है वो ध्यान में रखिएगा। धान हो जाएगा, मेस, मिलेट। देखो कुछ नहीं तो पैडी तो याद ही रहा भाई, क्या है, कहा कि पैडी पता है कि मोरी होता है, उसको कबाड़ते हैं फिर रोपते हैं, वही बहुत सारे पानी में रोपते हैं, पैडी, धान। ठीक है, चलिए खरीफ क्रॉप याद रहेगा ना, भूलोगे नहीं ना। और नाम में ही राबी, राबी यानी कि ये अब ये वो खराब हो गया, गर्मी में हुआ, गर्मी जैसा लगता है, तो दूसर का बच गया ठंडा, तो ठंडा में होगा कौन, तो राबी। नाम है राबी यानी कि शांति जैसा सुनने में नाम भी लगता है। और खारिफ यानी कि खराब जैसा। ट्रिक समझ रहे हो ना, ट्रिक को पकड़। देखिए कोई लड़का सोचता है कि सर ने ट्रिक बता दिया और हम बहुत इजीली सीख गए, ऐसा नहीं होता है। उस ट्रिक तो आपको चीजों को आसान बनाता है, बट मैं आपसे पर्सनली बोलूंगा जो हमेशा आपको जिंदगी भर काम देगा वो ये है कि उस ट्रिक से याद करने के लिए उस ट्रिक को तो कम से कम याद करना पड़ेगा जी, याद रखना पड़ेगा। बोलिए हाँ। हाँ ऑब्वियसली। चलिए तो समझा करो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप का जो कॉन्सेप्ट था, जितना बताने लायक चीजें थी उन सारी चीजों को मैंने डील कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं कि वो चीज बताने लायक था और मैंने आपको नहीं बताया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको हर एक चीज ही कवर कर दिया, समझ गया ना। चलिए नोट में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बातें मैंने यहाँ पे लिखाया हूं, तो इसको ध्यान दिया कीजिए। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि द पीपल हु हैव नो परमानेंट होम्स
एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अनदर, यहाँ पे क्या होंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है अनदर प्लेस होगा, ठीक है ना, अनदर प्लेस होगा। चलिए इसी कीवर्ड से काम चला लेते हैं, क्यों, क्योंकि कीवर्ड तो वहां रखा हुआ है, तो अनदर प्लेस यहाँ पर लिख लेगा। चलिए हो गया कि नहीं हो गया जी? चलो वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए ये है टेक्नोलॉजी का कमाल। अगर बोर्ड पर लिखता है तो ही मिटा सकते थे, है कि नहीं, लेकिन अगर ये नहीं रहता तो, अगर नॉर्मल रहता एलईडी एलसीडी की तरह तो कितना प्रॉब्लम होता, कभी नहीं उसको लिख सकते, है कि नहीं, बट इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखाने का प्रयास किया, मैंने लिखाने का प्रयास किया नोट नंबर 1 में कि वैसा कोई भी व्यक्ति इस संसार का जो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है, ठीक है, रुकता नहीं है कि गया वहीं हमारा डेरा हो गया, नहीं, आज यहाँ तो कल वहां तो परसों वहां तो चौथे रोज कहीं और, ठीक है ना। किस लिए भाई, तो इन सर्च ऑफ फूड, भोजन का ऐसा कोई व्यक्ति जो भोजन के तलाश में अपने जगह ठिकाना को बदलते रहता है, ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, नोमैड्स कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ, इससे नहीं दिख रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं साइड कर दूं, अब ठीक है ना, चलिए अच्छी बात है। तो वैसा कोई व्यक्ति जो भोजन के तलाश में अपनी जगह को बदल ले, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, नोमैड्स कहते हैं। दैट इज द बंजारा, बंजारा का नाम सुना होगा, नोमैड्स का नाम नहीं सुना तो बंजारा वैसे ही बोल। देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखा है, मैंने ऐसे ही नहीं लिखा क्योंकि मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पढ़ना था जी, और बुक में भी दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसे लिखा है। तो आप इस नोट को याद कीजिए, हिस्ट्री में आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना, जब आप हायर क्लासेस में चला जाएगा तो सो कॉल्ड 9 10, ठीक है। अब देखिए ये मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है कि टिल 110,000 BC पीपल आर नोमैड्स। इस पॉइंट को गौर कीजिए, और बहुत बड़े बड़े कंपटीशन में आते हैं, समझ गया ना। मैंने ये क्या लिखा, मैंने लिखा कि तकरीबन 10,000 BC तक लोग जो है वो क्या कर रहा था, वो नोमैड्स था। कहने का क्या अर्थ हुआ, कहने का अर्थ बहुत सिंपल है, वो पहले के जमाना, थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री वाली चीजें आपको बतानी पड़ेगी, तब आपके मन में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस सी। देखो डियर, बताना ये चाह रहा हूं कि पहले जो लोग था उसे नहीं पता ना कि खेती बाड़ी कैसे होता है, नहीं पता था, तो वो क्या करता था बेचारा कि आज यहाँ है, आज ये आम का पेड़ मिल गया, आम के पेड़ के पास से रह रहे हैं भाई, भैया जब तक आम इस पेड़ में है जब तक कोई दिक्कत नहीं है, रह रहे हैं, खा रहे हैं, फिर कोई घासों भी चिवा लिए, दो पत्ता तोड़ लिए खा लिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। और आपके जैसे थोड़ी है कि आप भोजन भी नहीं खाएंगे, भोजन की जगह पर भी आप सूप ले आए, सूपे पी ले, इससे तो अच्छा यही रहा कि सूप के साथ चोखा वाला ही पी लिया करो खा कर, एनी हाउ। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि वो एक जगह पर नहीं रह सकते, क्यों, क्योंकि अभी अभी तो बोला मुझे, जैसे आम के पेड़ के पास रह रहा है, अमरूद के पेड़ के पास ठहर रहा है, क्यों, क्योंकि उसके वहां फल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा खा लिया। लेकिन एक बात बताओ, एक दिन तो समय आएगा कि वो अमरूद का पेड़ में जो फल है वो फल खत्म हो जाएंगे, आम का जो जो पेड़ है उसमें भी जो फल है वो खत्म हो जाएंगे, तो उस व्यक्ति को वहां रहेगा तो भूखे मरेगा ना, तो उसको जलना जाना पड़ेगा ना, होगा जी, एक जैसे दूसरे जगह, तभी तो वो मिलेगा दूसरा भोजन, समझा कीजिए। तब तो ऐसे पीपल को नोमैड्स कहते थे, यानी कि बंजारा कहते थे हम लोग। तो 10,000 तक स्थिति ऐसा था, यानी कि 10,000 तकरीबन पहले की बातें करो, चाहे जो भी कहिए, तो उस समय कुछ माहौल इस तरीके था कि लोगों को पता नहीं था कि कैसे खेती के किया जाता है, ठीक है, चीजें कुछ इस प्रकार से होती है, नहीं पता, इसीलिए वो जाता था। लेकिन जब जैसे ही 10,000 BC जो है वो पार हुआ, तो लोग जो है वो धीरे धीरे करके कुछ कुछ सीखना शुरू किया लोगों ने। सबसे पहले जो है वो गेहूं लगाया था, क्या लगाया था, गेहूं लगाया था, ठीक है ना, गेहूं, व्हीट ही लगाया था, कौन, ये नोमैड्स लगाया था, नोमैड्स, सो कॉल्ड बंजारा, नोमैड्स, याद रहेगा ना। तो ये जो खेती बाड़ी देख रहे हो, यही बेचारा नोमैड्स का ही देन है, जो अभी तुमको मजाक लग रहा था कि कैसा महामूर्ख है, एक जगह से दूसरा जगह बदलते रहता है इन सर्च ऑफ फूड। हंसने की बात नहीं है, ये सीरियस बात है, क्योंकि उस समय नहीं तो होता, और अब हम रिस्पेक्ट ही नहीं करते खाने में, पार्टी में चले गए, खाना वेस्ट करके निकल गए, हाँ बताओ ये सब क्या मजाक चल रहा है। तो एनी हाउ उतना ही लीजिए जितना खाया करो, है कि नहीं।
खैर आप लोग तो शौकीन ही आदमी है भाई, नहीं भी खाओगे तो भी थाल सजाओगे, है ना, नहीं तो कहा कि कैसा बेवकूफ है लिया है। तो इसके बाद खेती का स्टार्ट हुआ। इसने ऑब्जर्व किया, देखा ये कि किस प्रकार से जो है वो पेड़ बड़े-बड़े हो गए, आम दे रहा है, अमरूद हो रहा है, बहुत सारे हो रहा है, तो क्यों ना कुछ और किया जाए। तो इस प्रकार से चीज़ें किया है। अब कैसे किया, हिस्ट्री वाला टीचर से पूछिए, ज़्यादा इतिहास तो बताऊँगा नहीं, कि सर कहाँ से गेहूँ लाया होगा, कैसे-कैसे उपजाया होगा, है ना? बहुत तुम्हारे मन में चलता है, पता है मुझे। खैर कोई बात नहीं, जस्ट कूल डाउन, अभी शांत हो जाइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ठीक है? हाँ देखो, नेक्स्ट बताना चाहता हूँ इसी टॉपिक के बारे में, उसका नाम है एग्रीकल्चर। अगर कोई आपसे पूछता है कि एग्रीकल्चर क्या होगा, इसका डिफिनीशन बताओ, अभी देख के नहीं बोलेगा, ऐसे ही बोलो खेती बाड़ी, बस इतने ही कि खेत में उपजाते हैं उसे, ये नहीं हो। चलिए कोई बात नहीं, देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है कि द ग्रोविंग ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स इन द फील्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, जब हम खेतों में प्लांट लगाएंगे, क्रॉप्स लगाएंगे, किस लिए भाई, तो भोजन प्राप्त करने के लिए, तो इसे ही कहते हैं एग्रीकल्चर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब कोई लड़का पूछेगा कि खेती किस चीज का हो सकता है ना, तो पैडी का होगा, धान का हो जाएगा, दैट मीन्स कि चावल का हो जाएगा, गेहूं का हो जाएगा, मकाई का हो जाएगा, और ये बहुत सारा चीज हो जाएगा, है कि नहीं, मेज बाजरा, ये सारा का सारा। तो एग्जाम्पल ही पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल पूछा, एग्जाम्पल बताओ क्यों, क्योंकि तुमको पता है कि तुम किसका स्टूडेंट हो, एरा सर का जो स्टूडेंट हो, तो बोलोगे ना, ठीक है बोल दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लिखा हूं कि एग्रीकल्चर इज कॉल्ड खेती बाड़ी या फिर कृषि इन हिंदी। अगर इंडियन लैंग्वेजेस की मैं बात करूं, दैट इज द हिंदी लैंग्वेज, तो इसी एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो खेती बाड़ी का नाम दिए, या फिर खेती बाड़ी का दूसरा नाम है कृषि। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं आ सकता है, वो यह है कि कि एग्रीकल्चर इज आल्सो कॉल्ड डैश इन हिंदी, तो वो क्या बोलेगा, खेती बाड़ी। क्यों, क्योंकि ये बुक में पढ़ना था, जो भी लिखा है वो आपको बहुत सारे बुक्स का स्टडी करके, जो आपको फैक्ट था, जो आपको जानना चाहिए था, वो उन्हीं सारी चीजों को मैंने यहाँ पे लिखाया और एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं छोड़ता हूँ, हर एक टॉपिक को कवर करता हूँ, वो आप देख ही रहे होगे। तो आप चाहें तो क्या कीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं तो हटा ही नहीं, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। आप चाहें तो फर्स्ट वन अगर नहीं देखने बना हुआ तो आप देख लो, और इसे आप नोट कीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आगे बढ़ सकते हैं जी। चलिए पेज 3 आ गया हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, एकदम नया है, उसका नाम है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, या फिर और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ जी, व्हाट इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्या क्या है, या फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या, दोनों एक ही बात है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहूं या फिर बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कहूं, वही है, ये एक ही बात है। क्यों भाई, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन का अर्थ क्या हुआ, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर होता है कि नहीं, क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। आप पूछ दिया इसका प्रैक्टिसेस क्या होगा, मतलब कि एग्रीकल्चरल का क्या प्रैक्टिसेस होगा। तो सबसे पहले ये जानो ना कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कहते किसे, ये होता क्या, इसका डिफिनेशन क्या होगा, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं, है कि नहीं। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, और चलो जानते हैं इन सारी चीजों के बारे में। तो देखो नहीं यार, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि द वेरियस टास्क और एक्टिविटी और स्टेप्स विच इज परफॉर्म्ड बाय ए फार्मर, किस लिए, टू प्रोड्यूस ए हेल्दी और गुड क्रॉप्स आर कॉल्ड बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, है कि नहीं। नाउ लिसन टू मी, नहीं समझ में आता तो मेरी बातों को सुनो तो सही, सब आएगा, नहीं कैसे आएगा। देखिए मैंने डिफिनेशन में क्या लिखा, मैंने डिफिनेशन में लिखाया है आपको जी, कि जब किसानों के द्वारा बहुत तरह तरह के एक्टिविटीज किया जाएगा, कुछ स्टेप लिए जाएंगे, कुछ कारनामा किया जाएगा, किस लिए, तो बहुत अच्छे क्रॉप्स को लगाने के लिए, एक लहराता हुआ एक हेल्दी फसल को उपजाने के लिए जो फार्मर कार्य करता है। जैसे में क्या कार्य करता है भाई, खेत को जोतता है और अपने खेतों में पानी पटाता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में, है कि नहीं, फिर खाद डालेगा, या फिर मैन्योर कहे चाहे जो भी कहे, फर्टिलाइजर, फिर बीज देगा, फिर उसे देखभाल करेगा। तो ये सारा का सारा क्या है,
ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, यानी कि सम बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन का क्या आधार है, चीजें जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, उसका नींव क्या है। जैसे मैं कहूँ कि इस बिल्डिंग का बहुत बड़ा नींव क्या है, तो क्या बोलिएगा, तो आप कहिएगा ना कि पिलर है सर। अब पिलर से भी बड़ा के क्या है, अरे भाई सरफेस है जी। वो तुम तो गुस्सा करने लगते हो खामखा, ये सरफेस से जमीन नहीं रहेगा पिलर, अच्छा हवा में पिलर मार के बिल्डिंग खड़ी कर देगा, नहीं। तो सबसे पहले जो बेस का काम किया है वो ये ग्राउंड किया है, इसीलिए समझा कीजिए, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा भरोसा मत किया करो, को अपना भी दिमाग लगा करो, है ना। तब तो ठीक है ना। तो बहुत सारे एक्टिविटीज, कुछ टास्क होते हैं, कोई लड़का सोचा कुछ ही टास्क है, अरे भाई मैन्योर देना, पानी देना, ये भी तो टास्क है, स्टेप्स है। तो ये सारा का सारा कार्य जो कर रहे हैं वही हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करता है। अब देखो, सुनेगा मेरी बातों को पूरा, लिखे उनकी फ्लोइंग और द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब कोई लड़का सोचेगा कि क्या क्या कार्य किया जाएगा, क्या क्या एक्टिविटीज किया जाएगा, क्या क्या स्टेप्स है भाई, ये बताने का कष्ट कीजिए। तो कष्ट कैसा आपको बताने में सर, कोहिनूर को कौन नहीं देखना चाहता, उसके बारे में चर्चा हर एक कोई करना चाहता है, तो मैं भी कर लेता हूँ चर्चा, है ना। तो देखिए सबसे पहले किया जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मिट्टी को बनाया जाता है, बोले वो तो भी गलती नहीं कहेगा, लेकिन ये मिट्टी को क्या बनवाओगे, वो तो पहले से ही है कि नहीं, लेकिन मन है तो बोल लो। लेकिन मैं कहता हूँ जो मैंने अपने जीवन में इस्तेमाल किया वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को पहले तैयार किया जाए। कैसा तैयार करेंगे सर, तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक बात बताओ जी, तुम डेली, जैसे कि ये प्लास्टर वाला घर में रहते हो भाई, तुम तो टाइल्स वाले घर में रहते हो, तो क्या लगता है मट्टी मट्टी फेंक देंगे टाइल्स पर तो हो जाएगा क्रॉप, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, उसमें नहीं होगा खेती। या फिर क्या लगता है आपको कि जो ग्राउंड में आप डेली क्रिकेट बॉल 10 घंटा सरिया के खेलने लगते हो, तो क्या लगता है उस फील्ड पर तुम कर ले वो खेती बाड़ी, नहीं। तो करना क्या है सर, ये बताइए ना। करना ये पड़ेगा आपको कि पहले उसको प्लॉगिंग करना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा, फिर उसको लेबलिंग करना पड़ेगा। लेबलिंग समझता है, नहीं समझता, वेरी गुड वेरी गुड। लग ही रहा था आपको देखे कि लेबलिंग बोलेंगे नहीं समझ में आए, अरे गेम वाला लेवल नहीं जी, लेवलिंग बोल रहा हूँ, सुनो। चौका का नाम सुना है, जैसे कि खेत, देखो अभी समझ जाओगे। जैसे कि तुमने खेती कर लिया, ठीक है, मिट्टी को कोड़ दिया, हल लगा के, ट्रैक्टर लगा के, ठीक है। अब जब मिट्टी कोड़ा तो बहुत सारा ढेला इधर उधर हो जाता है, तो एक प्लेन सा देखा होगा खेतों में जो पहले होता था, इस प्रकार से खेत है, तो इस प्रकार से क्या होगा खेतों में, इस प्रकार से एक चौका दिया जाता है जिसको मिट्टी को, ताकि जो जो जहां भी बड़ा बड़ा ढेला हो या फिर इधर उधर हो, तो वो एक एक जैसा ढेला हो, वो टूट टूट के हो जाए, है कि नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा दिया जाता है, दो बैलों की जोड़ी लेकर के किसान भाई लोग करते हैं, लगा करके अक्सर किया करते हैं, ऐसा करना हो तो इसे ही बोलते हैं लेवलिंग। और ये बहुत सारी चीजें, फिर मैन्योर दिया जाएगा कि कितना भाई उसमें फर्टिलाइजर की कमी है, उसका सॉइल का फर्टिलिटी क्या है, तो इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है, तो उसे ही कहते हैं कि अब मिट्टी को तैयार किया जाए, है कि नहीं। तो देखो सोविंग क्या हुआ, अरे भाई अब बीज को बोओगे ना, तुमने मिट्टी कोड़ भी लिया तो बीज को भी बोना होगा, उसे इन सोविंग करते हैं। फिर लिखा हूं कि एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, देखिए आपको जो पसंद है वो अजी फरमाइए, हमें क्या है, मैन्यूर पसंद है मैन्यूर डालो, फर्टिलाइजर पसंद है फर्टिलाइजर डालो। अब कोई लड़का सोचेगा कि मैन्यूर क्या हुआ, फर्टिलाइजर क्या हुआ, तो इसकी कोई मतलब हुआ, तुम जब सोचोगे, जब हम तुमको बता दें। बट डोंट वरी, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। ये मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है वो आगे आने वाला टॉपिक, तो वहां खूब चर्चा करेंगे इसे मैन्योर फर्टिलाइजर के बारे में। अभी बता रहा हूँ कि घरों में मैन्योर बनाया जा सकता है, और जो फर्टिलाइजर है वो इंडस्ट्री में बनता है, ठीक है। दोनों में से ज्यादा पावरफुल की बातें करूं तो फर्टिलाइजर ही जीतेगा, क्योंकि ये इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहता है, केमिकल चीज है, इससे भी पता है ज्यादा रहेगा, है कि नहीं। अब देसी जुगाड़ लगाओ, काली मिट्टी से चेहरा साफ करो, अब फिर जाकर क्रीम पाउडर लगा लो, पता चल ही जाएगा कि कौन बढ़िया है, कौन जल्दी चमक में आएगा, है कि नहीं। तो मैन्योर, अगर आपके पास घर में मैन्योर है तो मैन्योर डालिए, फर्टिलाइजर है तो फर्टिलाइजर डालिए। ये दोनों का काम क्या, दोनों का काम यह है कि सॉइल में जो न्यूट्रिशन या फिर सॉइल का जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ जमीन, वो और थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा जब ये दोनों में से कोई एक ऐड कर लीजिएगा। तो कोई लड़का हमसे पूछा दोनों करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है जी। हम्म, ये दो नौ है तो दोनों पर चढ़ जाएगा एक के बार में। 75 क्लासरूम में तो है, एक जो है सब क्लासरूम में हम चल जाएंगे, टीवी लगाएंगे वो अलग बात है, लेकिन सब में नहीं ना जा सकता है, तो समझा कीजिए। अब नेक्स्ट आता है इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या है, और खेतों में पानी डालना,
जैसे कहा तो खेत पटा रहे हैं, मोटर चालू हो गया, पाइपलाइन बिछा दिए, तो दैट इज द इरिगेशन। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स क्या हुआ? सबसे पहले तो ये जानिए कि भाई वीड्स जो है वो कहते किसे हैं, ये वीड्स कहने का अर्थ क्या हुआ? घास, खेर पतवार का नाम सुने हो, घास वगैरह ये सब, तो वही है वीड्स। वीड्स का इंग्लिश में डिफिनेशन बोलो कि द अनवांटेड क्रॉप्स द विच आर ग्रोन विथ द ओरिजिनल क्रॉप, जो हमने लगाया है और बिना मतलब वाला पौधा भी उसके साथ लग गया, जैसे घास घास खेर पतवार वगैरह सब लग गया है कि नहीं, तो उसे ही कहते हैं बीड्स। और बीड्स को हटाना के प्रक्रिया को बीडिंग बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ बीड्स आर कॉल्ड बीडिंग। तो इससे भी आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है जो मैंने अभी नहीं लिखा है। बीड्स क्या होता है जान गया ना? अरे भाई नहीं, कैसे समझे? जैसे कि आपको घरों में खेती होता है, ठीक है, कहीं तो होता होगा, तो देखिएगा कि जो मम्मा रहते हैं, दादाजी रहते हैं, वो क्या करेंगे कि एक खुरपा लेंगे और खेतों में जाकर के बैठ करके ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे। बेवकूफ थोड़ी है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और वो बीड्स को हटा रहे हैं, क्यों? यही ना पूछ रहे हो? ऐसा इसीलिए स्टूडेंट, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर नहीं हटाएंगे फसल खराब हो जाएगा, है कि नहीं? तुम्हारे घर में कोई राक्षस आके बैठ जाए, नहीं उसको भगाएगा चोर डकैत राक्षस को, तो तुम्हारे घर को खोखला कर देगा गांधी। तब एनी हाउ नेक्स्ट लिखा हूं कि हार्वेस्टिंग। अब तुमने बीट्स को भी हटा दिया, खेत पटा लिया, बीट्स को भी हटा लिया, फसल ला आ गया, तब उसको कटाई भी तो करोगे, काटोगे ना कि वैसे ही छोड़ दोगे? छोड़ दोगे तो फिर वैसे ही जल जाएगा, खराब हो जाएगा, है कि नहीं? तो टाइमियल काटना जरूरी है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। एक बात बताओ जी, आपने उसे काट लिया, अरे काट कर कुछ ही लगता है कि चौराहा पे जाकर रख देंगे? ना ना, तो रोड पर तो पक्का छिटेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। अरे उसको भाई अच्छे से घरों में रखेंगे, और क्या। तो चीजें कुछ इस प्रकार से होती। आई होप कि आपने समझा होगा डियर। बहुत सारे चीजों को मैंने डिस्कस किया और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास किया करता हूं मैं हमेशा की तरह। जितने आसान तरीके से आपको बता सकता हूँ, उतने आसान तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको, ठीक है? और ना ही सिर्फ प्रयास करूंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा भी। तो बहुत सारी बातें करूंगा कुछ नेक्स्ट क्लास में, वो भी कुछ नए अंदाज में। समझ गया ना? तब तक के लिए आपको बस इंतजार करना पड़ेगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। खैर, हम मिले या ना मिले, लेकिन मेरी खबरें तुम तक पहुंचते रहेगी। वो डायलॉग है ना, तो बस इतना ही काफी है। आप मुझे देख रहे हैं, जान रहे हो, बस इतना, दैट इज इनफ फॉर मी। ठीक है? आपको कैसा लगा ये सारा कुछ लेक्चर, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और बाकी की बातें करूंगा कुछ नेक्स्ट क्लास में, कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस ऐसे ही। सी यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर।